बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा छठवीं गणित में चर संख्या पढ़ेंगे, वेरिएबल नंबर पढ़ेंगे। बच्चों आप अपने चारों ओर ऐसी कई चीज़ों को देखते हैं जिनमें कुछ के मान स्थिर होते हैं और कुछ के मान बदलते रहते हैं। जैसे किसी कुर्सी का भार तो आज कल या कुछ दिनों के बाद भी वैसा ही रहेगा, परंतु जब बीज का अंकुरण हम देखते हैं तो उससे निकले पौधे की लंबाई धीरे धीरे बदलते रहती है। इसी प्रकार कक्षा की लंबाई चौड़ाई स्थिर है, परंतु बारिश के दिनों में कुएं के पानी का स्तर एक माह बाद कितना बदल जाएगा यह बताना संभव नहीं हो पाता, या यह कह सकते हैं यह नहीं बताया जा सकता। तो बच्चों आपको स्क्रीन पर एक सारणी दिखाई दे रही है जिसमें कुछ परिस्थितियां दी गई है। यहाँ आपको बताना है कि किन के मान स्थिर है और किसके बदल रहे हैं। परिस्थितियां हैं सप्ताह में दिनों की संख्या। दूसरी परिस्थिति है बच्चों माह जनवरी में दिन का तापमान। तीसरी परिस्थिति है आपकी कक्षा में रोज आने वाले छात्रों की संख्या। चौथी परिस्थिति है हॉकी के खेल में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या। और पांचवी परिस्थिति है 1 किलोग्राम आलू में आलुओं की संख्या। अब यहाँ आपको बताना है बच्चों कि किनके मान स्थिर और किनके बदल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि सप्ताह में दिनों की संख्या। सप्ताह में दिनों की संख्या स्थिर रहेगी बच्चों। क्यों? क्योंकि सोमवार से फिर शनिवार रविवार, फिर सोमवार से शनिवार रविवार, इस क्रम में ही चलता रहता है, इसमें मान कभी नहीं बदलते। और दूसरी बात कि दिनों की संख्या 7 है तो 7 ही रहती है, वो 8 और 6 नहीं होती। दूसरा परिस्थिति है माह जनवरी में दिन का तापमान। माह जनवरी में दिन का तापमान हमेशा बदलता रहेगा बच्चों। जैसे मान लीजिए 1 तारीख को 25 डिग्री है तो हो सकता है 2 तारीख को 26 डिग्री भी हो जाए या 24 डिग्री भी टेम्परेचर भी हो जाए, तो ये निश्चित रूप से बदलता रहेगा। तीसरी परिस्थिति है आपकी कक्षा में रोज आने वाले छात्रों की संख्या। निश्चित रूप से यह भी बदल रहा है बच्चों, क्योंकि छात्र प्रतिदिन एक समान नहीं आते। कभी मान लीजिए कक्षा में 30 छात्र हैं तो कभी 29 आ रहे हैं, कभी 25 आ रहे हैं तो कभी 23 ही आते हैं, तो यह भी बदल रहा है, ये परिस्थिति भी परिवर्तित हो रहा है। हॉकी खेल में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या ये स्थिर रहेगी बच्चों। अगर हॉकी खेल में 11 खिलाड़ी खेलते हैं तो 11 ही खेलेंगे, 9 खेलते हैं तो 9 ही खेलेंगे। अगली परिस्थिति है कि 1 किलोग्राम आलू में आलुओं की संख्या। ये बदल रहा है बच्चों। अगर 1 किलोग्राम आलू में मान लीजिए 10 चल रहा है, छोटे आलू हैं तो 15 चल रहा है, और छोटे हैं तो 16 चल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि आलू की साइज पर निर्भर करता है कि 1 किलोग्राम आलू में आलू की संख्या कितनी रहेगी, इसलिए यह मान भी बदल रहा है। तो बच्चों इस तरह से हम कह सकते हैं कि अंकगणित के व्याख्याकरण के लिए भी चरों का उपयोग किया जाता है। जैसे ध्यान समझेंगे बच्चों, जैसे किसी संख्या तथा उसके बाद आने वाली संख्या के बीच क्या संबंध है। क्या आप किसी निश्चित संख्या के पहले आने वाली संख्या के लिए कोई नियम बना सकते हैं? क्या आप सम संख्याओं को चरांक के रूप में लिख सकते हैं? या ये कहें कि क्या आप विषम संख्याओं को चरांक के रूप में लिख सकते हैं? बच्चों अब हम आते हैं प्रश्नावली के प्रश्न पर। प्रश्न पहला है निम्नलिखित को संख्याओं, अक्षर संख्याओं तथा मूलभूत संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से दिखाइए। यह भी बताइए कि प्रत्येक अक्षर क्या बताता है। पहला है एक वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से दुगुना है। दूसरा एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई एवं चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है। तीसरा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तथा लाभ के योगफल के बराबर होता है। चौथा किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा गया है। पांचवा किसी संख्या में से 7 निकाले गए। छठवां मिश्र धन, मूलधन तथा ब्याज के योगफल के बराबर होता है। तो इस तरह से आपके सामने 6 प्रश्न दिया हुआ है। आपको इन्हें चिन्हों की सहायता से लिखना है, दर्शाना है, और ये भी बताना है कि जो चिन्ह आपने, जो अक्षर आपने इस्तेमाल किया है उसका क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है। तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे इसको हम लिखेंगे। इसमें पहला दिया हुआ है एक वृत्त का व्यास। मान लीजिए व्यास को हमने d कहा, त्रिज्या से दुगुना है तो d बराबर 2r। अब यहाँ d क्या है बच्चों? d को हमने व्यास कहा है, जबकि r को हमने क्या कहा है? त्रिज्या कहा है। अर्थात व्यास त्रिज्या का दुगुना है, 2 का गुणा हुआ है यहाँ पर बच्चों। दूसरा सवाल, दूसरा था एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई एवं चौड़ाई के गुणनफल के बराबर है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a बराबर l गुणा b। अब यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों, a को हमने क्या माना? a बराबर आयत का हमने क्षेत्रफल माना। क्या माना? आयत का क्षेत्रफल माना। जबकि l को हमने आयत की लंबाई मानी, और b को यहाँ पर हमने आयत का चौड़ाई माना हुआ है। तो इस तरह से हम आयत के क्षेत्रफल को a बराबर l गुणित b लिख सकते हैं। तीसरा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तथा लाभ के योगफल के बराबर होता है।
अब मान लीजिए एस, इसको हम ऐसा लिखें एस बराबर सी धन पी। तो एस क्या है बच्चों, एस यहाँ पर विक्रय मूल्य से है, सेलिंग प्राइस से है, तो एस को हम कहेंगे विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, सी को हम कहेंगे कास्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य, और पी को हम कहेंगे प्रॉफिट अर्थात मुनाफा, जिसको हम लाभ भी बोलते हैं। तो एस को हमने कहा विक्रय मूल्य, सी को हमने कहा क्रय मूल्य और पी को कहा हमने लाभ। इस तरह से हम कहेंगे कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तथा लाभ के योगफल के बराबर होता है। चौथा इसमें दिया हुआ है बच्चों, किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा जाए। तो कोई संख्या हमको तो मालूम नहीं है, तो मान लीजिए ए धन बी, अर्थात एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी है। तो ए और बी क्या है यहाँ पर, ए बी क्या है बच्चों, यहाँ पर ए बी संख्याएं हैं। क्या है, संख्याएं हैं। तो किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ा गया है। अब आते हैं पांचवा है किसी संख्या में से 7 निकाले गए। अब वो संख्या हमको नहीं मालूम, हम मान लेते हैं यहाँ पर x, निकाले गए मतलब ऋण हो जाएगा। तो यहाँ x क्या है बच्चों, x कोई संख्या है, x कोई संख्या है, सामने मान लिया है। आप जानिए कि एक सही माने ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हैं बच्चों। अब आते हैं छठवां सवाल। छठवां इसमें दिया हुआ है मिश्र धन मूलधन तथा ब्याज के योगफल के बराबर होता है। इसको मान लीजिए हम ऐसा लिखते हैं, ए बराबर पी धन एस आई। अब यहाँ पर ए क्या है बच्चों, ए है मिश्र धन, ए को हम क्या कहेंगे, मिश्र धन कह देते हैं, अमाउंट कह देते हैं। पी को प्रिंसिपल मूलधन कह देंगे बच्चों यहाँ पर। एस आई यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट से है अर्थात ब्याज से है। इस तरह से हम इन अक्षरों का प्रयोग करके इसे हम एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, बीजीय व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, सही गलत कथन छांटिए व गलत कथनों को सुधार कर लिखिए। सही गलत कथन छांटिए व गलत कथनों को सुधार कर लिखिए। पहला है संख्या ए का परिवर्ती ए धन 1 है। दूसरा x का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तीसरा 2n एक विषम संख्या है होगी। चौथा है m गुणित n 2 अज्ञात संख्याओं का गुणनफल है। पांचवा है चरांकों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। एक बार और सुन लेंगे बच्चों प्रश्न को। सही गलत कथन छांटिए व गलत कथनों को सुधार कर लिखिए। पहला, संख्या ए का परिवर्ती ए धन 1 होगा। दूसरा, x का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। तीसरा, 2n एक विषम संख्या होगी। चौथा, m गुणा n 2 अज्ञात संख्याओं का गुणनफल है। और पांचवा है बच्चों, चरांकों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं कि आंसर क्या होने चाहिए। पहला कथन है बच्चों, संख्या ए का परिवर्ती ए धन 1 है। तो संख्या ए का परिवर्ती ए धन 1 है, तो पहला कथन आपका सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला है आपका कथन सही है। दूसरा कथन क्या है बच्चों, दूसरा कथन दिया है x का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। बिल्कुल बदलता रहेगा, x का मान हमेशा बदलते रहता है, कभी 1 हो सकता है कभी 2 भी हो सकता है बच्चों। तीसरा कथन है 2n एक विषम संख्या होगी, ये हम गलत मान सकते हैं। अच्छा, गलत क्यों है बच्चों, ये हमको सही करके लिखना है, क्योंकि n एक सम संख्या भी हो सकती है। गलत है क्योंकि n एक सम संख्या भी हो सकती है, सम संख्या भी हो सकती है, इसलिए यह मानना कि 2n एक विषम संख्या है गलत है। अब आते हैं चौथा कथन। चौथा है m गुणा n 2 अज्ञात संख्याओं का गुणनफल है। बिल्कुल सही, m और n 2 अज्ञात संख्या हैं, क्योंकि इनके मान हमको ज्ञात नहीं है, ये मान बदलते रहते हैं। पांचवा है बच्चों, चरांकों को सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। जैसे ABCD, इस तरह से ABCD XY इस छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं, इसलिए यह कथन भी हमारा क्या होगा, सही होगा। बच्चों, इस तरह हमने इस अध्याय में सीखा कि जो अक्षर संख्याओं को दर्शाने के काम आते हैं अक्षर संख्या कहलाते हैं। ये अक्षर चरांक के रूप में संख्याओं को ही दर्शाते हैं, अतः वे उन सभी नियमों का पालन करते हैं जो संख्या द्वारा की जाती है। वह राशि जिनका मान एक निश्चित संख्यात्मक मान हो अचर राशि कहलाती है, यह भी हमने सीखा। हमने यह भी सीखा बच्चों कि वह राशि जिनके कई संख्यात्मक मान हो सकते हैं चर राशि कहलाती है। हमने यह भी जाना कि अंकगणित में हम एक निश्चित मान वाले संख्या का उपयोग करते हैं, जबकि बीजगणित में ऐसे अक्षरों का उपयोग या प्रयोग करते हैं जिनका मान 1 से अधिक हो सकता है। किसी संख्या का बीजीय भाग चरराशि कहलाता है। जैसे मान लीजिए p बराबर 4a है, तो 4a में p और a चर राशि होगी, जबकि 4 अचर राशि होगी। तो इस तरह से हमारा यह अध्याय चर संख्या समाप्त होता है। बच्चों, यह अध्याय बहुत छोटा था, इसलिए इसको एक भाग में ही आपको
समझाया गया, समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे एक नए अध्याय के साथ, नए प्रश्नों के साथ, नए नियमों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।